नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है ऐसे टॉपिक जो बिहार स्पेशल का है, वो सब धन वाइस पसेरी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कि आप दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बीपीएससी मेन 69 का तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पिछले कई दिनों से मैं एब्सेंट था, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू रहूँगा और हर दिन बिहार स्पेशल पर मैं एक ऐसे टॉपिक ज़रूर डालूँगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। सब धन वाइस पसेरी। सब धन वाइस पसेरी का सबसे पहले ये जानना होता है अर्थ क्या है इसका। तो इसका अर्थ है सभी को एक समान दृष्टि से देखना या समझना, बिना भेदभाव, बिना जाति का, बिना ऊंच पाच का, गरीबी अमीरी का, मानव का उदाहरण पेश करते हुए इसके वैल्यू को आपको बताना है। आपको लिखना कैसे है? तो लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बेहतरीन तरीका है, उसके लिए आप एक डाटा बना लें। इस तरह से करके इतना पेज में या कहीं पर भी इतना, या पूरे एक पेज का जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो सबसे पहले उसका एक सिनॉप्सिस बना लें। सिनॉप्सिस से क्या होगा कि आप जैसे जैसे सिनॉप्सिस बनाओगे, आपका 12 पेज या 10 पेज या 1000 वर्ड लिखने में आपको देरी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप टॉपिक देखे और फटाक देना बनाने शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए, तो मेरे समझ से आपको बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक सिनॉप्सिस तैयार करना है। उस सिनॉप्सिस के आधार पर ही सारे ऐसे को लिखना है और ये विचारना है कि हाँ, ये जो मेरा है सब धन वाइस पसेरी, उसका जो अर्थ है वो आज के पैमाने पर कितना प्रासंगिक है, इसका अर्थ के मायने हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ये बस इमेजिन करने के बात है, इमेजिनरी चीज़ है ये। और जितना आप सोचिएगा, जितना गहराई में डूबिएगा, उतना बेहतरीन आप लिखिएगा। मेरा मानिए ये बात। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ऐसे लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही कि आप अपने खुद में सोचें, खुद में एनालाइज करें और सारे संदर्भों को एक साथ रख लें। सबसे पहले मैं भूमिका पर आता हूँ। तो भूमिका में सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं जैसे कि इक्वलिटी पर है। अगर कोई कबीर का दोहा हो या किसी का भी दोहा हो, तो कहीं कोई ऐसा कोई दोहा मिल रहा है हमको जो इक्वलिटी पर बात करे। अगर ऐसा कोई भी दोहा मिल रहा है तो आप उसको पकड़िए, आप सबसे पहले वहीं पर लिखिए, उठाइए। या फिर कोई ऐसा पोएम है उसको लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर पोएम के बारे में बनाया है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया इंसान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो ये जो है इसके संदर्भ में बिल्कुल राइट हो जाता है कि हम बिना भेदभाव किए, हम लोग तो ये क्या कर रहा है, ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि समाज में रूढ़िवादिता, समाज में धार्मिकता इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमने भगवान को भी बांट लिया है, गिरजाघर को, मंदिर को, मस्जिद को ऐसे करके बांट लिया है। मतलब विभेद। ये क्या बता रहा है, ये किसको संदर्भित कर रहा है? ये असमानता को या भेदभाव को। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ को और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसको आपको लिखना है और बताना है कि क्यों ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया लगभग 40 वर्ड में। आपको अगर ईस्वी में लिखना होगा तो इसको एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल कर सकते हैं कि हाँ, कैसे मानव ने इस तरह से काम किया है। आगे बढ़ने के बाद क्या करना है आपको, इसका क्या मतलब है, इसको लिखना है आपको। क्या मतलब है आज इसका, ठीक है ना। वर्तमान में क्यों प्रासंगिक, आखिर आपको बीपीएससी को टॉपिक दिए है, कोई ऐसे दिया है तो वो उसका आज कोई मतलब बनता है। और मैं जहाँ तक बताता हूँ कि बिहार में जितने भी लोकोक्तियाँ हैं, लेकिन उसके हर का मतलब बनता है, ऐसा नहीं कि एक का। सभी का आज कितना प्रासंगिक है उसको देखना है। क्या वास्तविक में संविधान में कोई ऐसा प्रावधान किया गया है जो इस संदर्भ में सब धन मन वाइस पसेरी को लागू करता है? जैसे कि आर्टिकल में आपका 14 है कि नहीं, 14 का आर्टिकल है। क्या प्रस्तावना में ऐसा कोई बात है जो समाजवाद को बढ़ावा देता है, समाज में इक्वलिटी को बढ़ावा देता है? हमारा डीपीएसपी में कोई पार्ट है? हम अपने आप को जितना आप पढ़ें उसको निचोड़ को वहाँ पर रख दीजिए। तो आज प्रासंगिक क्यों हो गया है आज, और क्यों हो गया है इस पर आप कम से कम 100 वर्ड लिखिए, 50 वर्ड कि समाज में ये भेदभाव हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ मारकाट है, यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है, और सबका कुछ बेसिस स्तर है।
कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज ये टॉपिक क्या हो जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। इम्पोर्टेंस किस संदर्भ में होता है तो उसका चर्चा कर लीजिए आप। पहले मानवता के संदर्भ में, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी के संदर्भ में। मानवता जहाँ बोध आता है तो हम क्या देखते हैं कि एक मानव का कर्तव्य होता है कि सभी को एक समान दृष्टि से देखे, बिना भेदभाव किए। जैसे कि आप किसी पक्षी को देख लें मरते हुए, टूटते हुए, गिरते हुए पहाड़ पर, या फिर आज हम फिलिस्तीन और इजराइल के संदर्भ ले लें तो फिलिस्तीन इजराइल के संदर्भ में आप ये देखेंगे कि मर तो रहा है दोनों जगह, फिलिस्तीनी भी मर रहे हैं और इजरायली भी मर रहे हैं, तो नुकसान किसको हो रहा है। तो इस संदर्भ में क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वलिटी को आप लागू कर सकते हैं कि आप ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी को यहाँ प्रेजेंट करते हैं, ह्यूमैनिटी इक्वलिटी को ही प्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसको उदाहरण देना है कि भारत सरकार इसमें क्या कर रहा है। ओके, दूसरा आगे बढ़े कि धर्म के संबंध में, क्या धर्म का संबंध में कुछ इतिहास में कोई चीज़ें हैं क्या। हमारा सनातन धर्म जो है वो सर्वधर्म समभाव को नहीं बढ़ावा देता है। और जब सर्वधर्म समभाव का मतलब सभी धर्म को एक समान ही मानना, यही जब बता रहा है। लेकिन आज ये प्रशंसा पहले करिएगा कि हमारा सनातन धर्म है या फिर जो भी धर्म है सभी को एक समान दृष्टि से देखने की बात करता है, ना कि अलग अलग चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ आगे इसे समाज बढ़ता रह गया और हमारा धर्म के हिसाब से मानव जाति भी क्या करती, बढ़ती गई। और आज धर्म की व्याख्या कुछ ऐसे किया जा रहा है कि जो सही मायनों में नहीं हो सकता है। क्या भारत में ऐसा कोई प्रावधान किया है संविधान में, तो आप लिख दिए इसमें धर्मनिरपेक्षता का। क्या कोई उदाहरण पेश कर रहा है। हाँ, लेकिन ये भी समझना होगा कि आज सबसे बड़ा करंट टॉपिक इजराइल और फिलिस्तीन को उसमें डालना ही होगा। ओके, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन एक ऐसा जगह है जहाँ पर तीन धर्म एक ही स्थान पर रह सकते हैं। वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बन सकता है इक्वलिटी का कि एक ही जगह पर मात्र 100 स्क्वायर किलोमीटर जितना भी हो, मुझे उसका जोग्राफिकल मैप ध्यान नहीं है, वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बन सकता है किसी धर्म के संभाव को बढ़ावा देने में, क्योंकि वहाँ पर तीन धर्म है। तो ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। लेकिन आज के धर्म आंदोलन ने क्या किया है, धर्म के नाम पर सभी समाज को क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया है। चलिए नेक्स्ट समझेंगे सामाजिक स्तर पर क्या है। ये सोचना पड़ेगा आपको, ये आपके अंदर आपको खुद एबिलिटी लाना पड़ेगा कि हम कैसे सामाजिक स्तर पर इसको सोचें, धार्मिक स्तर पर कहाँ तक ले जाए। तो आप यहाँ समाजवाद का सिद्धांत ला सकते हैं कि भाई नेहरू का या फिर डीपीएसपी का समाजवाद सिद्धांत है कि सभी को एक समान या सभी संसाधनों का क्या हो, समान वितरण हो, कोई इतना ज़्यादा गरीब ना हो, कोई इतना ज़्यादा अमीर ना हो। मतलब ये जितना भी डीपीएसपी का पार्ट आर्टिकल 39 में जो दिया गया है, आपको याद है, उस चीज़ को यहाँ पर प्रस्तुत कर देना है आपको। और उसके बाद देखना है कि भारत का समाज कैसा है, कैसा विभेदित समाज है। इतिहास में लिखना है तो कुछ लिख सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 2000-2500 वर्ड भी लिख सकते हैं आप। बस सोचिए क्या महात्मा गांधी का जो अंत्योदय का सपना है, क्या ये जो सब धन भाई पसेरी है क्या उसको साकार नहीं करता है क्या। अंत्योदय का मतलब क्या होता था कि अंतिम व्यक्ति तक संसाधन का पहुंच। भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकास हो या संसाधन का इस तरह से वितरण हो कि अंतिम व्यक्ति तक संसाधन का पहुंच हो, उसको हर वो सुविधा मिले जो 5 स्टार होटल में रहने वाला हो, जिसकी ज़िंदगी बीत रही हो। तो क्या यहाँ पर इस विविध समाज को नहीं संदर्भित करता है कि कैसे करेंगे। अब इसको लिख दिए, क्या कोई संवैधानिक प्रावधान है या फिर कोई ऐसा कानून बनाया गया है, नियम बनाया गया है। राष्ट्रीय तो आके देखेंगे क्या आरक्षण आज के सामाजिक विविधता को बढ़ावा देता है या फिर एक समानता को। क्या जरूरी है कि सभी जगह समानता हो, इक्वलिटी हो, इसको भी लिखना है, निगेटिव इम्पैक्ट को भी। अगर सभी जगह हम समान लागू कर देंगे तो सब पर टैक्स भी एक लगेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है कि हाँ, सब पर टैक्स अलग अलग लग रहा है हमारे समाज सोसाइटी में, ठीक है ना। मान ली कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उस पर क्या है मेरा
अलग अलग है, तो क्या ये इक्वलिटी यहाँ पर लागू किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा कि टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो बहुत सारा तरीका का है। एक टैक्सेशन ये है कि समान प्रतिगामी है, प्रगामी है, प्रोग्रेसिव है। तो समान में प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों लगाया जाता है? तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, है कि नहीं, कि हाँ। फिर देखिए आप, तो इसी तरह से रिजर्वेशन क्यों आवश्यक है उसको पुट कर सकते हैं। तो सभी को एक समान दृष्टि से देखना उचित नहीं है सभी संदर्भों में, और किस संदर्भों में नहीं है उसको यहाँ पेश करिए। क्या भारत में अमीरी गरीबी को नहीं मिटाया जा सकता इस चीज़ को लेकर के? बिल्कुल। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम यूसीसी। आज के संदर्भ में यूसीसी क्यों इम्पोर्टेंट है? थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 5 पॉइंट 10 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। क्या आपको लगता है कि सभी राज्यों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाए? क्या आपको नहीं लगता कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो है उसको राष्ट्रीय स्तर पर अलग से देखा जाए, उसको अलग से प्रावधान किया जाए? नहीं आपको लगता है कि आप इसी संदर्भ में लिखेंगे हम लोग कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों जरूरी है? क्या सभी राज्यों को एक समान संदर्भ में देखना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। कोई आर्थिक रूप से प्रगतिशील है बहुत ज़्यादा, कोई अभी प्रगति कर रहा है, कोई पिछड़ा हुआ राज्य है। तो जो पिछड़े हुए राज्य हो उस पर विशेष केंद्र का ध्यान देना आवश्यक है। क्या इस संदर्भ में आपको ये भी व्याख्या करना है कि बिहार सरकार इस संदर्भ में क्या फिट बैठता है? फिट बैठना लिखना नहीं है वहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना, ज़्यादा विस्तार नहीं करना है, लेकिन दिखाना है कि हाँ एक पैमाना इसका अलग होना चाहिए। ओके। क्या राष्ट्रीय स्तर पर सभी को एक समान लाने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहा है? सरकार का क्या प्रयास है? आप सामाजिक स्तर में योजनाओं को ज़रूर लिखिएगा, याद रखिएगा, जितने भी योजना है उसको ज़रूर लिखिएगा कि हाँ कुछ योजना ऐसे हैं, कुछ एग्जांपल देना है, गरीबी, बेरोजगारी, जो इक्वलिटी बढ़ावा दे और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे, ठीक है ना। इस संदर्भ में क्या एक टॉपिक संदर्भ में इसी में ऐड करना है कि लिंग भेद को कैसे ख़त्म करें, यानी कि महिला सशक्तिकरण पर आपको फोकस करना है। उसको आप राष्ट्रीय सामाजिक दोनों स्तर पर दिखा दिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखा सकते हैं, तीनों स्तर पर, मतलब सीढ़ी चढ़ना है आपको। एक से एक पाई यहाँ है तो दूसरा सीढ़ी कहाँ है, आपको यहाँ पहुँचना है, तीसरा सीढ़ी कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। तीनों सीढ़ी पर आपको महिलाओं के इक्वलिटी पर ज़रूर फोकस करना है, ठीक है ना। क्योंकि महिला वर्ग जो है वो लिंग भेद से है, और आप यहाँ चर्चा कर सकते हैं कि आज जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंडेक्स है उसमें क्या इसका स्थान है भारत का, और विशेष पूरा वर्ल्ड लेवल पर क्या इसका पोजीशन है, तो यहाँ पर दे सकते हैं। सरकार का क्या प्रयास है इसको लिख सकते हैं आप। तो ऐसे करके आगे बढ़ना है आपको। फिर आइए आप अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में क्या क्या हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता है कि आज पूरा वर्ल्ड जो है, ठीक है ना, वो वैश्वीकरण पर, वैश्वीकरण क्या है कि ये एक टेबल है, इस टेबल पर यहाँ भारत भी है, यहाँ पाकिस्तान भी, यहाँ चाइना भी है, सब के सब क्या है इस टेबल पर एक साथ आकर के किसी मुद्दे पर बात करें, तो ये तो वैश्वीकरण, यानी एक टेबल, मतलब सभी को एक, सभी जो है उसका समान वैल्यू है सभी देशों का। तो क्या वैश्वीकरण जो है आज इस संदर्भ में प्रासंगिक नहीं होता है? ये जो सब धन 22 पसेरी है, ऐसे होता है कि नहीं? चलिए ठीक पढ़ते हैं। सभी के लिए एक समान नियम, पूरा वैश्विक रूप से सब एक जगह आ जाए और देखें कि आतंकवाद, प्रदूषण, जलवायु विविधता, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या है। क्या सभी राज्यों के लिए, सभी देशों के लिए एक समान नियम बनाया जाए? क्या विकसित देश जो है उनकी यह जिम्मेवारी नहीं है कि हाँ विकासशील देश या जो अविकसित देश है उनके ऊपर जितने भी चीज़ है जलवायु परिवर्तन या जैव विविधता संबंधी जो भी है प्रावधान वो वित्त पोषण करे, जैसा कि आपको OPA 26, 24, 25 में दिया गया है आपको। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सभी देशों के लिए एक समान दृष्टिकोण से अपनाना भी क्या है गलत है? यहाँ इसकी आलोचना कर सकते हैं हम लोग कि हाँ जैव विविधता के ऊपर या जलवायु परिवर्तन के ऊपर या आपदा प्रबंधन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग से बनाएंगे, है कि नहीं। क्या
आपको नहीं लगता है कि औद्योगिक क्रांति के पीछे हुए जो विशेष सुविधा प्राप्त किए गए हैं उनको विशेष मिलना चाहिए? आज हमारा मोदी सरकार या G20 में वसुदेव कुटुंबकम को का जो एग्जाम्पल तो दे ही रहे हैं, और जो एक कितना प्रासंगिक है ये भी, सॉरी। फिर आप यहाँ पर एक चीज़ और इंडिकेट कर सकते हैं कि यार सबसे बड़ा मुद्दा है अभी आतंकवाद का वैश्विक स्तर पर, इस पर क्या पहल अपनाया जाए। हाँ, दूसरा इस पर ये कर भी लिख सकते हैं आप, यूएनएससी में, तो क्या यूएनएससी में सभी कॉन्टिनेंट का सेम दिया गया है क्या? नहीं, सेम वैल्यू नहीं दिया गया। तो आप ये सोचना पड़ेगा आपको कि ये जो संदर्भ है वो किस मायने में सहायक है, तो आप वहाँ पर भी देखिएगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ आप मिल जाएंगे, आप खाली सोचिए, इस बारे में विचार करिए और आपको उभरते हुए आया। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आप ऐसे इसको बनाने में आपको 15 मिनट लगेंगे, और ये एक बार नहीं बनाइए, कम से कम 2 बार बनाइए, ठीक है ना। आपको कम से कम 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट्स, और आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि 55 मिनट में आप एक ऐसे लिखिए। समय कितना है? 55 मिनट। 55 मिनट में आप एक ऐसे लिखिए। अभी आपको ये 15 मिनट लग रहा है कि आगे जाके जब 5 मिनट में ये खाका आप तैयार करिए। इस खाके को तैयार करके ही आप ऐसे को पूरा कर सकते हैं। फिर लास्ट में लिखना है, सबसे बड़ी बात तो निष्कर्ष लिखना, कि हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि ईश्वर जो गॉड है, ठीक है ना, वो बिना भेदभाव किए हुए सभी को एक समान दृष्टिकोण से नजर देखता है। आपको पता होगा कि जब आपदा आती है तो वो ना जाति देखता, ना धर्म देखता है, न जानवर देखते हैं, ना ये इंसान देखते हैं, वो सभी के लिए एक आता है। और इक्वलिटी का भावना, तो सबसे बड़ा प्रेरक क्या है? मेरा ईश्वर है। इक्वलिटी का सबसे बड़ा प्रेरक क्या है? ईश्वर है। लेकिन क्या इक्वलिटी सभी जगह ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ संदर्भों में आवश्यक यह है कि हाँ, वहाँ इनपुट डाला जाए, कुछ को विशेष रिजर्वेशन दिया जाए। मतलब आरक्षण का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि हाँ नौकरी में इसमें नहीं, आरक्षण का मतलब ये हुआ संरक्षण, प्रोटेक्शन ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो। यहाँ पर मैं आरक्षण की बात ये कर रहा हूँ। सोसाइटी इसी पर चलता है। अगर ईश्वर के सिद्धांत पर चलेगा तो पूरा का पूरा एक समान लाने में समय लगेगा। उसको लाना है। ईश्वर जिस तरह सबको एक जन्म के बाद सबको इक्वलिटी का देता है, उसको ख़त्म करना है, मिटाना है। तो इस संदर्भ में आप निष्कर्ष को डाल सकते हैं। 100% कन्फर्म है कि आप ईश्वर का अगर डालोगे तो जो चेक करने वाला कॉपी रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा आपके आंसर से। ओके, अब ऐसे संदर्भों में आप सबसे बड़ा देना है चीज़ सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव के लिए क्या इतिहास में है? बहुत बेजोर हो सकता है आपका लिखा हुआ इतना चीज़, और ये गारंटी देता हूँ मैं, कम से कम 1500 वर्ड में लिख लोगे आप इस चीज़ को। आपको ऐसे ही करना है। कोई अगर कोटो आ रहा है, कोई भी आ रहा है कोई भी चीज़ लिखने के लिए, आप वहाँ पर डाल सकते हो, चाहे वो राष्ट्रीय संदर्भ में, चाहे विकासशील विकसित, ये सब अगर हम कहेंगे विकासशील विकसित और अविकसित में, तो किस संदर्भ में कहेंगे हम लोग? क्योंकि सोसाइटी अमेरिका को हो, चाहे भारत का हो, चाहे सभी जगह का है, सभी जगह लिंग भेद है। तो क्या लिंग भेद जब सभी जगह है तो कैसा वो विकसित स्टेट, जब समानता ही नहीं सबको मिला हुआ है, कैसा वो समाज? हम आलोचना कर सकते हैं प्रत्येक संदर्भ में, और आलोचना करना ही होगा ताकि आप पक्ष विपक्ष सबको रखें। जैसे मैंने सब जगह पक्ष विपक्ष को रखा है, चाहे सामाजिक स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर धर्म के मायने में। ओके, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लेंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लिख सकें इसको। बस कल्पना करिए और लिखिए, 1 से 2 बार प्रयास करिए, आप 100% आपका ऐसे बेहतरीन होगा। 10 से 15 20 ऐसे लिखते लिखते आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।